हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इको सीखो। मैं पूजा चौधरी और मेरी आज की इस वीडियो में मैं 12th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है उसका हिंदी मीडियम का एक चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है आय तथा रोजगार का निर्धारण। सॉरी। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर एग्जाम में 10 से 12 नंबर के लिए अच्छा खासा इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 3 पोर्शन में। इस चैप्टर को आपकी बुक में डिवाइड करके दिया गया है और मैं 3 पोर्शन में नहीं बल्कि इसको एक चैप्टर के रूप में पढ़ाऊंगी। और नाम क्या रखा है मैंने, आय और रोजगार का निर्धारण। आपकी बुक का पहले जो पोर्शन है ना उसका नाम है समग्र मांग। ठीक है, अब बात करते हैं आय और रोजगार के निर्धारण, इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र है ना। तो समष्टि अर्थशास्त्र में ना आय रोजगार इन सब का मतलब क्या होता है, पूरे अर्थव्यवस्था की आय, पूरे अर्थव्यवस्था में रोजगार, किसी एक पर्सन की आय और रोजगार के बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, अब आय और रोजगार पूरी अर्थव्यवस्था कि आय और रोजगार का निर्धारण मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि एक अर्थव्यवस्था की कितनी आय होनी चाहिए या अर्थव्यवस्था में कितना रोजगार क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, अब कितनी आय और रोजगार क्रिएट होना चाहिए इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि आय और रोजगार की जरूरत क्या है, क्यों सीख रहे हैं आय रोजगार कैलकुलेट करना। तो ध्यान से सुनिएगा, एक आम पर्सन के लिए मैं आय वर्ड अगर बोलूं तो उसे आय और रोजगार क्यों चाहिए, जैसे मुझे आय क्यों चाहिए या मुझे रोजगार क्यों चाहिए, ताकि मेरी जिंदगी में वो हर चीज जो मैं चाहती हूँ, वो हर वस्तु और सेवा मैं आसानी से खरीद सकूं। ठीक है, तो आय उसको ना एक सपोर्ट, एक बेस देती है। तो आय एक इंसान किस लिए चाहता है, ताकि वो हर वस्तु व सेवा जो उसे उसकी जिंदगी में चाहिए वो उसे आसानी से अफोर्ड कर सके, खरीद सके। यानी आय क्षमता देती है वस्तु और सेवाओं को खरीदने की। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब अगर मेरे पास आय होगी, रोजगार होगा, तो मैं उन सभी वस्तुओं को और सेवाओं को जो मेरी जिंदगी जीने के लिए मुझे लगता है मुझे चाहिए, उन सबको मैं खरीद पाऊंगी, अर्थात उनकी मांग कर पाऊंगी। तो ऐसे ही समाज के हर इंसान को आय इसलिए चाहिए ताकि वो हर चीज, वस्तु और सेवा की मांग कर सके, अर्थात समाज के सभी लोग मांग करने के लिए, समग्र मांग करने के लिए क्या चाहते हैं, आय। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हम इस समग्र मांग का मतलब समझेंगे, आय तो बाद में आएगा कि समग्र मांग क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, समग्र मांग का मतलब है सबकी मांग, है ना। समग्र मांग का मतलब है सबकी मांग। अब ये समग्र मांग मतलब सबकी मांग, ये मांग क्या होता है। अब 11th क्लास पढ़ के आ चुके हैं तो इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आपको मांग का मतलब पता है। मांग क्या होता है, मांग होता है किसी भी वस्तु को खरीदने की इच्छा। ठीक है, यहाँ पर इस बुक में हम या समष्टि अर्थशास्त्र में उस इच्छा को ना योजना वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं समग्र मांग का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था के सभी लोग जितनी भी वस्तुओं खरीदने की इच्छा, योजना बना रहे हैं, उसका टोटल क्या कहलाता है, समग्र मांग। सबकी मांग, सब कितना खरीदने वाले हैं। ठीक है, कितना खरीदा है वो नहीं, कितना खरीदने वाले, उसे कहते हैं समग्र मांग। ठीक है, अब कितना खरीदने वाले हैं, क्या खरीदने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब एग्जाम्पल सुनिए, ये 3 लोग हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के ये 3 लोग हैं और 3 ही लोग रहते हैं। ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने ना कुछ अपनी लिस्ट रेडी करी है कि इनको ये चीज़ें चाहिए। जैसे इन्हें गेहूं चाहिए, इन्हें चावल चाहिए, इन्हें दूध भी खरीदना है। तो ये 3 चीज़ें इन्होंने मांग करनी। ठीक है, गेहूं चाहिए 10 kg, चावल चाहिए 20 kg और दूध चाहिए 2 लीटर। समझ रहे हैं? अच्छा, मिस्टर बी से हमने बात करी, तो मिस्टर जो बी है ना वो कहते हैं कि मुझे भी चीज़ें खरीदनी है। अब मिस्टर बी क्या क्या खरीदना चाहते हैं, तो मिस्टर बी की ये लिस्ट है। इन्होंने कहा सबसे पहले मुझे शूज़ चाहिए, एक शूज़ चाहिए, उसके बाद मुझे भी चावल खरीदना है, कपड़ा भी खरीदना है इन्हें। ठीक है, नॉर्मल एक 2-3 मीटर कपड़ा खरीदना है और चावल 10 kg। फिर मिस्टर सी से बात करें, तो मिस्टर सी से पूछा भाई आप बताओ आप कितना क्या क्या खरीदना चाहते हो। तो मिस्टर सी ने बोला कि मुझे फॉर एग्जांपल मिल्क चाहिए 1 लीटर, उसके बाद कपड़ा भी चाहिए 2 मीटर, शूज़ चाहिए 1। ठीक है, एक शूज़ का जोड़ा भी चाहिए। ठीक है, तो इन सब की मांग। अब 3 लोग हैं, तो मैं बोलूँ समग्र मांग क्या होता है, अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबकी टोटल मांग। तो मैं टोटल कर देती हूँ, ए की मांग, बी की और सी की। टोटल करिए, क्या करेंगे, 10 20 30, 30 और 2 32, क्या 32। तो आप जब जोड़ रहे हैं ना तो क्वांटिटी जोड़ रहे हैं,
और क्वांटिटी का मेजर स्टैंडर्ड क्या है, सबका मापक इकाई अलग है, केजी में है, 1 लीटर में, कैसे जोड़ सकते हैं आप, है ना। फिर अगर मैं चलो ए का छोड़ के बी के पास जाऊँ तो बी के साथ भी वही हालत है कि एक जूते को केजी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो हम व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, व्यष्टि नहीं पढ़ रहे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग का मतलब था एक वस्तु अर्थव्यवस्था के सभी लोग मिलके जो खरीद रहे, वहां भी समग्र मांग पढ़ा था हमने, लेकिन वहां किसी एक वस्तु की, जैसे ए बी सी डी, सिर्फ गेहूं की कितनी मांग कर रहे हैं, चावल की सब लोग कितनी मांग कर रहे हैं, वहां एक एक वस्तु की मांग का टोटल समग्र मांग था। यहाँ अर्थव्यवस्था में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो जितनी भी वस्तुएं खरीदना चाहते हैं उन सब का टोटल करिए समग्र मांग। पर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब खरीदेंगे, उन सब वस्तुओं को हम एक साथ जोड़ नहीं सकते क्योंकि सबकी मापक इकाई क्या है, अलग अलग है। तो फिर कैसे जोड़ेंगे, तो हमें जोड़ने के लिए क्या करना होगा, हम इन सब का मूल्य निकाल लेते हैं। यानी ये गेहूं कितने रुपए का, ये 10-20 किलो चावल कितने रुपए का, ये दूध कितने लीटर। तो जैसे मैंने बोला गेहूं जो है फॉर एग्जाम्पल ये गेहूं 400 रुपए, ठीक है, ये चावल फॉर एग्जाम्पल 1000 और ये 2 लीटर दूध 100, तो टोटल 1500, अर्थात ए जो है ना वो 1500 रुपए की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की योजना बना रहा है सॉरी। तो हम ना वस्तु की इकाइयां क्योंकि सबकी अलग अलग होती है, इसीलिए हम समग्र मांग में सभी वस्तुओं की क्वांटिटी ना जोड़कर उन सब वस्तुओं का क्या निकालते हैं बेटा, मूल्य निकालते हैं और मूल्य को जोड़ते हैं। ऐसे बी का टोटल निकाला, मान लो 1000 आ रहा है, सी का टोटल मान लो 2000 आ रहा है, तो बताइए तीनों लोग मिलके कितने रुपए की वस्तुओं को खरीदने की योजना बना रहे हैं। तो अगर मैं जोड़ू तो आ रहा है 4500 रुपए, अर्थात अर्थव्यवस्था के ये सभी लोग मिलके 500 रुपए 4500 रुपए की वस्तुओं को खरीदने की क्या बना रहे हैं, योजना। तो ये अर्थव्यवस्था में इन सबकी टोटल मांग का वैल्यू है। तो समग्र मांग सबसे पहले वैल्यू अर्थात इसका मूल्य, समग्र मांग क्वांटिटी में नहीं दिखाई जा सकती, क्यों, क्योंकि सबकी क्वांटिटी अलग अलग होती है। तो हम समग्र मांग की क्या निकालते हैं, मूल्य निकालते हैं। तो समग्र मांग किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए, समग्र मांग ये 4500 रुपए, ये क्या है बेटा, ये वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, जिसे ये सभी लोग कौन है, ये अर्थव्यवस्था के लोग, इन्हें कहते हैं क्षेत्र। समग्र मांग वस्तुओं सेवाओं का मूल्य है जिसे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र क्या कर रहे हैं, खरीद लिया, खरीदने वाले हैं इतने रुपए का सामान, खरीदने की योजना बना रहे। तो ये समग्र मांग है। समग्र मांग क्या है, वस्तु सेवा का मूल्य होता है जिसे अर्थव्यवस्था के सभी लोग क्षेत्र खरीदने की क्या बना रहे, योजना, वस्तुओं को खरीदने की योजना। बस 2 शब्द और, एक लेखा वर्ष कब आप खरीदने वाले हैं ये भी बताना है, एक लेखा वर्ष की अवधि, एक अकाउंटिंग ईयर जैसे 1 साल में मांग, प्लस खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीदने की क्या एबिलिटी है, तो आपको बताना है, हाँ भाई आय भी बतानी है, अपनी आय को देखकर अर्थात दी गई आय पर। तो अपनी दी गई आय को देखकर एक समय अवधि में अर्थव्यवस्था के सभी लोग जितने मूल्य का सामान खरीदने की क्या बनाने वाले योजना, इस मूल्य को हम क्या कहते हैं, समग्र मांग। तो ये रही डेफिनेशन। देखिए अभी अंतिम वस्तु आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप राष्ट्रीय आय पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर तो राष्ट्रीय आय के बाद ही पढ़ा जाता है, तो आपको पता है अंतिम वस्तु क्या है। बट चलिए अभी मैं बता दूंगी, बट आप सिर्फ यहाँ देखिए समग्र मांग क्या होता है बेटा, वस्तुओं सेवाओं का मूल्य, ये 4500 रुपये, जिसे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र कब, समय, एक समय अर्थात एक लेखा वर्ष की अवधि में कैसे अपनी सक्षमता, अपनी दी गई आय को, औकात को देखकर दी गई आय स्तर पर खरीदने की क्या बना रहे, योजना। खत्म। ये हमारी समग्र मांग की डेफिनेशन है। अब यहाँ पर मुझे 2 शब्द आपको समझाने, क्षेत्र और एक अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु में सिर्फ आपको ऐसे समझा देती हूँ, ध्यान से सुनिए। अंतिम वस्तु बेटा किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनो, अंतिम वस्तु हो या वस्तु हो, वस्तु और सेवाओं को खरीदने वाले 2 लोग होते हैं। एक होता है विक्रेता, अगर आप देखेंगे हमारे आसपास लोग जो हैं कुछ विक्रेता हैं और कुछ उपभोक्ता हैं, ये सभी वस्तुएं खरीदते हैं। अब उपभोक्ता जितनी भी वस्तुएं खरीदता है ना, अंतिम वस्तु मतलब जहां अंत, ऐसी वस्तु जिसने खरीदी उसी के पास अंत हो गया उस वस्तु का, अर्थात अंतिम वस्तु जिसने खरीदी वो बेचेगा नहीं उसे वापस, उसे अपने पास रखेगा, यूज करेगा किसी भी पर्पज से। तो अंतिम वस्तु क्या होती है, देखिए हमारे अर्थव्यवस्था में 2 तरह के लोग होते हैं जो चीजें खरीदते हैं, विक्रेता और उपभोक्ता। उपभोक्ता जितनी भी वस्तु खरीदता है वो सभी अंतिम होती है, क्योंकि उसे विक्रेता किस लिए खरीदता है, उपभोग के लिए। उपभोग यानी उसी के पास उस वस्तु का अंत हो जाएगा, ठीक है। तो अंतिम वस्तु, उपभोक्ता जितनी भी वस्तुएं खरीदता है उपभोग के लिए, वो सब अंतिम वस्तु होती है, क्योंकि उसे पुनः बेचने के पर्पज से उपभोक्ता नहीं खरीदता।
और विक्रेता जितनी वस्तुएं खरीदता है उसमें से कुछ वस्तु विक्रेता बिक्री कर देता है। जैसे अगर मेरी डेयरी शॉप है तो मेरी डेयरी शॉप पे दूध से बने प्रोडक्ट्स, सब चीजें जो है ना वो प्रोडक्ट्स वो बिक्री के लिए, तो वो अंतिम वस्तु नहीं है, वो मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है। और मेरी डेयरी शॉप पे जो फ्रिज रखा हुआ है, जो वेटिंग मशीन रखी है, वो भी मैंने खरीदी है, वो भी मेरी वस्तु है, पर मैं उसे बिक्री नहीं करती। तो विक्रेता के पास भी कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसे वो नहीं बेचता, ठीक है। तो विक्रेता की वो वस्तु जिसे वो नहीं बेचता और उपभोक्ता की वो वस्तुएं, उपभोक्ता की सभी वस्तुएं, क्योंकि उपभोक्ता तो किसी वस्तु को नहीं बेचता, तो इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, अंतिम वस्तु। अच्छा, विक्रेता जिन वस्तुओं को नहीं बेचता ना, उसे वो खरीदता क्यों है, निवेश के लिए। पुनः बिक्री नहीं करता तो किस लिए खरीदता है, निवेश के लिए। तो हम कहते हैं अंतिम वस्तु वो वस्तु होती है जो उपभोक्ता ने उपभोग के लिए और विक्रेता ने निवेश के लिए खरीदी है। तो हमें अर्थव्यवस्था में सभी लोग, अर्थात चाहे उपभोक्ता हो या विक्रेता, सबको पकड़ना है और सबसे पूछना है कि बताइए आप आने वाले लेखा वर्ष में कितनी उपभोग और निवेश वाली अर्थात अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्या बना रहे हैं, योजना। तो ये हमारी समग्र मांग की डेफिनेशन है। अर्थात समग्र मांग में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का अर्थात वे वस्तुओं का मूल्य जोड़ना है जो खरीदने वाला पुनः बेचने के लिए नहीं खरीद रहा, उनके मूल्य को जोड़िए और बता दीजिए कि अर्थव्यवस्था में लोग इतनी वस्तु और सेवा खरीदने वाले हैं। तो ये हमारा समग्र मांग का डेफिनेशन है। मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, समग्र मांग के घटक, ठीक है, जो एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। तो इसको समझाने से पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समग्र मांग की डेफिनेशन बताई थी। मैंने कहा था ये अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य होता है, और मैंने वहाँ ये भी बताया था कि अंतिम वस्तु क्या होती है, ठीक है, जिसे खरीदने वाला बेचता नहीं है, ठीक है। तो किस लिए खरीदेगा, या तो वो उसे उपभोग कर लेगा, उपभोक्ता है तो उपभोग के लिए खरीदा होगा, और विक्रेता ने किस लिए खरीदा होगा, निवेश के लिए। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया, आप देख सकते हैं। इसके बाद मुझे आप समझाना है सभी क्षेत्र, उसके बाद ही आपको समग्र मांग के घटक समझ में आएंगे। अब ध्यान से सुनेगा, ये सभी क्षेत्र क्या है, अर्थव्यवस्था में जो लोग रहते हैं ना, हम उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था में जो लोग रह रहे हैं वो 4 तरीके के लोग, 4 लोग होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। मतलब तो 4 लोग वो कौन होते हैं, ध्यान से सुनिए। तो वस्तुओं सेवाओं को खरीदने वाले 4 लोगों के नाम क्या है। सबसे पहला तो नो एंड डाउट उपभोक्ता, ठीक है, सबसे पहला कौन होता है, उपभोक्ता, ठीक है। दूसरा कौन होता है, उत्पादक, जिसे आप विक्रेता कहते हैं, ठीक है, विक्रेता। तीसरा कौन होता है, वस्तुओं सेवाओं को क्या सिर्फ उपभोक्ता और विक्रेता ही खरीदते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ टेबल चेयर, तो ये उपभोक्ता भी अपने घर पे खरीद के लाता है, उत्पादक भी अपनी शॉप पे खरीद कर रखता है, और टेबल चेयर ये जो चीज़ें होती है ना, ये सरकार भी खरीदती है। देखा ना आपने, स्कूलों में सरकार खरीद के रखवा देती है। तो सरकार भी, हमारे देश में वस्तुओं का जो खरीदारी होती है ना, सरकार भी करती है। हाँ, सरकार खुद के लिए नहीं करती, आम जनता के लिए करती है, पर खरीदते तो है। तो वस्तुओं सेवाओं को खरीदने वाले 4 लोग हैं, उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार। और ध्यान से सुनना, हमारे देश की वस्तुएं बाहर के लोग भी खरीदते हैं। इंडिया वैसे भी आगे जा रहा है ना, तो बाहर के लोग भी खरीदते हैं, और बाहर के लोगों को हम क्या कहते हैं, विदेश, है ना, विदेशी क्षेत्र। तो ध्यान से सुनिएगा। तो आपको क्या करना है, आपको समग्र मांग के घटक बताने हैं। तो आपको इन 4 लोगों से पूछना है कि आने वाले साल में ये 4 लोग कितनी वस्तुओं सेवाओं को खरीदने की योजना बना रहे हैं, कितने रुपए की। तो ध्यान से सुनिए, ये जो उपभोक्ता है ना, इसे हम परिवार क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवार क्षेत्र। तो हम सबसे पहले इस देश के सभी परिवारों से पूछेंगे कि वो आने वाले साल में कितनी वस्तुओं और सेवाओं को कितने रुपए की वस्तु सेवा खरीदने वाले हैं। तो हम इनकी मांग पता करेंगे, और इनकी मांग को हम कहते हैं उपभोग। ये किस लिए खरीदते हैं, उपभोग के लिए। तो हम लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, उपभोग मांग। परिवार की जो मांग होती है ना, समग्र मांग, उसका नाम होता है, क्या लिखते हैं उसे, उपभोग मांग। परिवार द्वारा समग्र मांग जो की जाती है, हम उसे लिखते हैं उपभोग मांग। अच्छा, इन 4 में एक सरकार वर्ड आ रही है ना, तो ये सब 4 में जहां सरकार घुस जाती है ना, तो सरकार के अलावा सब निजी हो जाते हैं। तो हम ना परिवार क्षेत्र की जो मांग है उसे उपभोग मांग के आगे एक शब्द लिख देंगे, निजी उपभोग मांग। तो हमारे देश के सभी परिवारों से हम पूछेंगे कि बताओ भाई, आने वाले साल में आप लोग कितने रुपए की वस्तु और सेवा खरीदने वाले हो। तो ये सब बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ एग्जाम्पल है, हमारे देश के परिवार आने वाले साल में कितने रुपए की वस्तु सेवा खरीदने वाले हैं, 100 करोड़। फिर हम उत्पादक के पास जाएंगे, हम कहेंगे भाई तुम भी वस्तु और सेवा खरीदने वाले हो, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उत्पादक 2 तरह की वस्तु खरीदता है, एक जिसे वो बेचेगा और एक जिसे वो बेचता नहीं है, जिसे वो अपने पास निवेश के लिए रखता है। तो हम ध्यान से सुनो, हमें कौन सी वस्तु का मूल्य पूछना है, सारी जो उसने खरीदी है नहीं,
जो उसने अंतिम अर्थात जो उसने निवेश के लिए खरीदी है। अर्थात हम उत्पादक से पूछेंगे कि भाई तुम निवेश करने के लिए कितने रुपए की वस्तु खरीदने वाले हो, अर्थात निवेश मांग बताओ। और क्योंकि सरकार है तो निवेश मांग के आगे भी क्या लग जाएगा, निजी निवेश मांग। तो इसे क्या कहते हैं, निजी उपभोग मांग। उपभोक्ता अंतिम वस्तु से, उपभोक्ता से पूछेंगे बताइए आप कितने रुपए की अंतिम वस्तु खरीदने वाले हैं, तो उपभोक्ता किस लिए खरीदता है अंतिम वस्तु, उपभोग के लिए। तो हम लिखेंगे उपभोक्ता की मांग को क्या कहते हैं, निजी उपभोग मांग। फिर विक्रेता से पूछेंगे बताओ आप कितने रुपए की वस्तु अंतिम वस्तु खरीदने वाले हो, तो ये अपनी अंतिम वस्तु किस लिए खरीदता है, निवेश के लिए। तो हम उत्पादक से पूछेंगे कि उत्पादक जी आप जितने भी उत्पादक हो आप अगले साल कितने रुपए का निवेश, कितने रुपए की वस्तु निवेश करने के लिए खरीदने वाले हो। तो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला 200 करोड़ की वस्तुएं खरीदने वाले हैं उत्पादक हमारे देश के, जिससे वो निवेश करेंगे, बेचेंगे नहीं। फिर हम सरकार के पास जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। सरकार से हम पूछेंगे सरकार जी आप कितने रुपए का वस्तु खरीदने वाले हो। अब सरकार जो वस्तु खरीदती है, अंतिम वस्तु सरकार भी खरीदती है, लेकिन सरकार किस लिए खरीदती है, तो ध्यान से सुनना। सरकार हमारे लिए खरीदती है और हम लोगों के लिए खरीद के वो कुछ चीजें तो हमारे उपभोग के लिए खरीदती है और कुछ चीजें निवेश के लिए। जैसे सरकार ने एग्जाम्पल गेहूं चावल ये सब जो खरीदती है सरकार हमारे लिए, वो सरकार उन वस्तुओं को खरीदने की योजना बनाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उपभोग। लेकिन सरकार अगर स्कूल्स बनवा रही है या टेबल्स लगवा रही है, कंप्यूटर खरीद रही है आप लोगों के लिए, तो ये सब सरकार का ही खरीदारी है। पर सरकार इसे आप लोगों के लिए खरीद रही है, पर आप इसका उपभोग ना करके क्या कर रहे हैं, सरकार इसको निवेश बोलती है। तो हम कहते हैं सरकार की मांग। सरकार से हम पूछेंगे सरकार आप कितने रुपए का वस्तु सेवा खरीदने वाले हो, तो सरकार तो दोनों बताएगी। तो हम ना सरकार की मांग को हम लिखते हैं सरकारी मांग या सरकारी व्यय या सरकारी मांग भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम जाएंगे विदेशों के पास। विदेशों में नहीं जाएंगे हम, विदेशों से यहीं से पूछेंगे कि भाई बाहर के लोग हमारे देश से कितनी वस्तुएं ले जाने वाले हैं, कितनी वस्तुओं को खरीदारी करने वाले। अब विदेश जब हमारे देश से कुछ भी चीज़ खरीदते हैं ना, तो हमारा होता है निर्यात, मतलब हमारी होती है बिक्री। तो हमारी बिक्री उनकी मांग कहलाती है। तो बिक्री हमें लेनी है शुद्ध। शुद्ध मतलब अगर तुम उनके देश से कुछ खरीद के लाए तो माइनस कर दो, ताकि तुम्हें नेट पता चले कि नेट हमारे देश से वो कितना खरीदारी करने वाले। तो जैसे सरकार ने 100 करोड़ करने वाले मांग, विदेशों से 200 करोड़ की मांग आई कि विदेश ना अगले साल 200 करोड़ की वस्तु खरीद लेंगे। तो बताइए हमारे देश के सभी क्षेत्र, 4 क्षेत्र है, चारों क्षेत्रों की मांग, अगर हमें देश में समग्र मांग की वैल्यू निकालनी है कि हमारे देश में अगले साल कितने रुपए की वस्तु और सेवा खरीदारी होने वाली है, या ये सभी क्षेत्र मिलकर कितने रुपए की वस्तु खरीदने की योजना बनाने वाले हैं, तो हम इन चारों के पास जाएंगे और इन चारों से सबकी इंडिविजुअल मांग पूछेंगे और मांग को पूछकर हम टोटल करेंगे। 100 300 हो गया 400, और 400 और 200 कितना हो गया 600 करोड़। तो ये हमारा समग्र मांग है, ठीक है। तो समग्र मांग के 4 तत्व हैं, ठीक है। समग्र मांग में 4 घटक, 4 चीजें जोड़ के समग्र मांग आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, समग्र मांग के घटक। तो ये 4 घटक है। पहला निजी उपभोग मांग, दूसरा निजी निवेश मांग, तीसरा सरकारी व्यय और चौथा शुद्ध निर्यात, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करो। अगर मेरी क्लास समझ आई है, अच्छी लगी है तो स्माइल करो और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।